महाराष्ट्र की राजनीति से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने हर किसी को सचमुच हिला के रख दिया है। एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली घटना। तो आइए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। बात है 28 जनवरी 2026 की सुबह की। एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। एक ऐसी खबर जिसने महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसी खाली जगह छोड़ दी है जिसे भरना शायद मुमकिन ना हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दुखद हादसा कहीं और नहीं बल्कि उनके अपने ही गढ़, उनके गृह जिले बारामती में हुआ, जहां एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। तो आखिर उस सुबह हुआ क्या था? सवाल यही है। एक रूटीन फ्लाइट अचानक एक नेशनल ट्रेजेडी कैसे बन गई? आइए इस हादसे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनकी तरफ से जो शुरुआती जानकारी आई है वो ये है। समय था सुबह करीब 8:45 बजे, जगह थी बारामती एयरपोर्ट, और हुआ ये कि लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान हादसे का शिकार हो गया। तो देखिए हुआ क्या। विमान ने मुंबई से उड़ान भरी। अजित पवार पंचायत चुनाव रैलियों के लिए जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। फिर बारामती में लैंडिंग अप्रोच शुरू हुई और बस यहीं पर खबरों के मुताबिक प्लेन रनवे से फिसल गया और देखते ही देखते एक आग के गोले में तब्दील हो गया। और इस हादसे का नतीजा बहुत ही दुखद रहा। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें अजित पवार, उनका निजी स्टाफ और दोनों पायलट शामिल थे। डीजीसीए ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और शुरुआती खबरें यही कह रही हैं कि कोई नहीं बच पाया। लेकिन अजीत पवार को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि वो सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री नहीं थे। वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े प्लेयर थे। उनके जाने का असली मतलब क्या है, इसको समझने के लिए उनके सियासी सफर को देखना जरूरी है। 35 साल, सोच कर देखिए, लगभग 3.5 दशक। इतने लंबे वक्त तक अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक पावर सेंटर बने रहे, हमेशा। और उनकी सियासी समझ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। 5 बार उप मुख्यमंत्री बने वो। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये अलग अलग सरकारों में हुआ, कभी कांग्रेस के साथ, तो कभी बीजेपी के साथ, तो कभी शिवसेना के साथ। ये उनकी राजनीतिक कुशलता को दिखाता है। राजनीति के अलावा उनकी एक और चीज बहुत मशहूर थी, उनका वर्क एथिक। कहा जाता है कि वो सुबह 4 बजे से ही अपने दिन की शुरुआत करते थे, काफी अनुशासित थे। और हाँ, पवार परिवार की राजनीति वो तो हमेशा से ही महाराष्ट्र में एक बड़ा टॉपिक रहा है। अजित पवार का अपनी चाचा शरद पवार से अलग होना, एनसीपी को तोड़ना, इन सभी चीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति को काफी हद तक आकार दिया। उनकी सियासी कद के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत थी। अपने खुद के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनकी नेट वर्थ 124 करोड़ रुपए थी, जो उन्हें राज्य के सबसे अमीर नेताओं में से एक बनाती है। तो ये तो बात हुई अजित पवार की, लेकिन अब वापस हादसे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल है जांच का। और जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो कुछ बहुत ही परेशान करने वाली बातें सामने आती हैं। तो सबके दिमाग में अब यही सवाल है ना? आखिर एक आधुनिक विमान जिसमें एक इतने बड़े राजनेता सफर कर रहे हों, वो ऐसे हादसे का शिकार कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और है? अब देखिए, जांचकर्ताओं का काम शुरू होता है। उनका सबसे पहला काम क्या होगा? क्रैश साइट से फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इन दोनों को ढूंढना। क्योंकि इसी से पता चलेगा कि विमान के आखिरी लम्हों में क्या हुआ था, पायलट्स के बीच क्या बात हुई थी। और इस पूरी जांच के केंद्र में आ गई है एक निजी चार्टर कंपनी जिसका नाम है VSR वेंचर्स। यही कंपनी इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रही थी। लेकिन सबसे चिंताजनक जानकारी अब सामने आती है। यह VSR वेंचर्स का पहला ऐसा हादसा नहीं है जिसमें उनका लियरजेट 45 शामिल हो। अब जरा इन दोनों हादसों को देखिए। पहला हुआ 2023 में मुंबई में। विमान था लियरजेट 45 XR, रनवे से फिसला, 2 टुकड़ों में टूट गया। खुशकिस्मती से 8 लोग बच गए। और अब 2026 में बारामती में विमान लियरजेट 45 रनवे से फिसला और धमाका हो गया, कोई नहीं बचा। दोनों में कितनी समानताएं हैं, देख रहे हैं? इससे इस कंपनी की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो एक तरफ जांच चलेगी, लेकिन दूसरी तरफ इस हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक शून्य पैदा कर दिया है। इसे भरना आसान नहीं होने वाला। देखिए,
अजित पवार को बारामती का किंग माना जाता था। वो एक किंग मेकर थे जो 3 दशक से ज्यादा समय तक सत्ता में रहे। गठबंधन की राजनीति के माहिर थे। उनके जाने से उनकी पार्टी, उनका एनसीपी गुट, उसका तो चेहरा ही चला गया है। और उनके जाने पर राजनीतिक गलियारों में हर तरफ से श्रद्धांजलि आई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके प्रशासनिक कौशल की, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ की तारीफ की। इससे पता चलता है कि उनका कद कितना बड़ा था। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति के सामने खड़ा है। दादा के जाने के बाद उनकी एनसीपी का नेतृत्व कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, महाराष्ट्र की राजनीति अब यहां से किस दिशा में जाएगी?